हेलो गाइस। तो अगर आप यहाँ पर वेब डेवलपमेंट के फील्ड के अंदर एंटर होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एचटीएमएल के बारे में सीखना होता है। तो हम आपके लिए लेके आए एचटीएमएल का फुल कोर्स, जिसके अंदर हम यहाँ पर एचटीएमएल के बारे में जीरो से कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो अब ये हमारा वन शॉट टाइप का वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इसके साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, तो अभी हमारा चैप्टर 1 है, तो इसके अंदर हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर एचटीएमएल होता क्या है। तो एचटीएमएल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब यहाँ पर मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? तो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है कि ऐसी लैंग्वेज जो डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए टैग को यूज करती है। तो अब यहाँ पर टैग क्या होता है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी देर के अंदर बात करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर वेब डेवलपमेंट के अंदर एचटीएमएल की जरूरत क्यों होती है? तो देखो, जो एचटीएमएल होती है ना, वो क्या करते हैं कि हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाती है। इसे हम यहाँ पर इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो बोन होते हैं वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एचटीएमएल हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसलिए यहाँ पर एचटीएमएल बहुत ही जरूरी होता है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ प्री रिक्वायरमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक कोड एडिटर की जरूरत होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर वीएस कोड को यूज करने वाले हैं। और अगर आपको यहाँ पर वीएस कोड को कैसे सेटअप करते हैं उसके बारे में नहीं पता है, तो इसके ऊपर हमने यहाँ पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो मैं आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके। तो अब हम यहाँ पर एचटीएमएल के अंदर कोड कैसे लिखते हैं उसके हम यहाँ पर बात करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। ओके। तो अब इसका मैं नाम लिखता हूँ एचटीएमएल। पर अब इस फोल्डर को हम यहाँ पर वीएस कोड के अंदर ओपन करते हैं। तो पहले मैं इसे यहाँ पर टर्मिनल के अंदर ओपन कर देता हूँ। ओके। पर अब यहाँ पर मैं लिखना है कोड डॉट। तो ये हमारा वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। अब देखो, मैंने यहाँ पर एचटीएमएल नाम का फोल्डर बनाया है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पर एचटीएमएल नाम का ही फोल्डर बनाना है। आप यहाँ पर फोल्डर का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर एचटीएमएल की एक फाइल बनानी है। अब देखो, हमें यहाँ पर एचटीएमएल की फाइल बनानी है ना, तो इसका हम यहाँ पर नाम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि लास्ट में हमें यहाँ पर डॉट एचटीएमएल जरूर लिखना है। तो जो हम यहाँ पर पहले एचटीएमएल की फाइल बनाते हैं ना, उसका हम यहाँ पर नाम लिखते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अब देखो, जो हम यहाँ पर एचटीएमएल का कोड लिखते हैं ना, उसका आउटपुट हम यहाँ पर ब्राउजर के अंदर देखने को मिलता है। तो जब हम यहाँ पर कोड को रन करते हैं तो ब्राउजर क्या करता है कि सबसे पहले यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को ढूंढता है। तो इसलिए हम यहाँ पर एचटीएमएल की जो पहली फाइल होती है ना, उसका नाम हम यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल रखते हैं। ओके, तो अब हमने यहाँ पर फाइल को क्रिएट तो कर दिया, पर अब इसके अंदर हमें यहाँ पर कोड लिखना है। तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड को लिखना होता है। तो अब इसके लिए यहाँ पे एक शॉर्ट की होती है, तो हमें क्या करना है कि पहले यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क बनाना है और उसके बाद हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। तो हमारा एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी जो बॉयलर प्लेट कोड होता है ना, वो हमारे ब्राउजर के लिए होता है। तो अब यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, तो चलो हम यहाँ पर इसके बारे में समझते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर पहली लाइन के अंदर लिखा है डॉक टाइप एचटीएमएल। तो ये कह रहा है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है ना, उसका टाइप यहाँ पर एचटीएमएल है। ये किसे कह रहा है? ये हमारे ब्राउजर को कह रहा है। उसके बाद यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में यहाँ पर एचटीएमएल लिखा है। तो जो भी यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में यहाँ पर लिखा होता है ना, उसे यहाँ पर टैग कहा जाता है। और हर टैग का यहाँ पर कोई स्पेसिफिक काम होता है। उसके बाद देखो, यहाँ पर लिखा है लेंथ और इसके अंदर यहाँ पर लिखा है ईएन। तो इसे यहाँ पर एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है ना, उसकी लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश है। इस एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है। उसके बाद यहाँ पर हेड टैग है। तो ये जो हेड टैग होता है ना, उसके अंदर हमारा मेटा डेटा होता है। और इसके साथ हमारा टाइटल टैग होता है, जिसके अंदर हम यहाँ पर हमारे वेब पेज का टाइटल लिखते हैं। उसके बाद होता है हमारा बॉडी टैग। तो अभी जो बॉडी टैग है ना, इसके अंदर हम यहाँ पर एचटीएमएल का कोड लिखते हैं। एक और बात देखो, हमने यहाँ पर टैग क्रिएट किया है ना, तो हमने क्या किया है कि लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, जैसे कि ये हमारा हेड टैग है। तो जो हम यहाँ पर टैग को क्रिएट करते हैं ना, उसे हमें यहाँ पर क्लोज भी करना होता है। टैग को क्लोज करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होता है कि यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है और उसके आगे में यहाँ पर एक स्लैश लगा देना है। तो मतलब कि हम यहाँ पर जो भी टैग को यूज करते हैं, तो उसके अंदर हम यहाँ पर ओपन टैग और क्लोज टैग को यूज करना होता है। जैसे कि देखो, हमारा ये बॉडी टैग का ओपन टैग है और उसके बाद हमने यहाँ पर बॉडी टैग को क्लोज किया है। ओके। पर देखो, कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जिसमें यहाँ पर क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक टैग होता है बीआर, तो इसे यहाँ पर क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर एक और टैग होता है जिसका नाम है एचआर टैग।
तो इसे भी यहाँ पर क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा टैग क्या करता है कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करता है, जबकि बिया टैग क्या करता है कि हमारी लाइन को ब्रेक कर देता है। उसके बाद यहाँ पर एक और टैग होता है जिसका नाम है इमेज टैग। तो इससे भी हमें यहाँ पर क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। और इन सभी को हम यहाँ पर किस तरीके से लिखते हैं कि लास्ट में हम यहाँ पर स्लैश लगाते हैं। ये जो हमारा टैग होता है ना, उसके बाद हम यहाँ पर लास्ट में स्लैश लगा देते हैं। ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर इसे लिखते हैं। अब यहाँ पर इमेज टैग के अंदर यहाँ पर एसआरसी है, उसके बाद यहाँ पर ऑल्ट है। तो ये सभी क्या होते हैं, तो इन्हें यहाँ पर एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर इन सभी एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, तो इससे हम यहाँ पर जब इमेज टैग के बारे में पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे। ओके, अब देखो हम यहाँ पर कोड के अंदर कमेंट भी लिख सकते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज अ टेक्स्ट। ओके, तो अब इसे मैं यहाँ पर कमेंट बनाना है तो हमें क्या करना है कि पहले इसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर एक शॉर्ट की को यूज करना है, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा कमेंट हो जाएगा। अब ये जो कमेंट होती है ना, उसका कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होता है, इसे हम यहाँ पर अपने लिए क्रिएट करते हैं। तो अब इससे क्या होता है कि हमारा जो कोड होता है ना, वो यहाँ पर रीडेबल बनता है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे टेक्स्ट के टाइप के बारे में। ओके, तो अभी हमारा चैप्टर 3 है, तो इसके अंदर हम बात करेंगे टेक्स्ट के टाइप के बारे में। तो यहाँ पर मैं कमेंट बना देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। ओके, और अब इसे मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, तो कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पर टैग के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इनलाइन टैग्स और दूसरे होते हैं ब्लॉक टैग्स। ओके, तो मैं यहाँ पर एक कमेंट बना देता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक करके लिखता हूँ इनलाइन टैग्स, और इसे हम यहाँ पर कमेंट कर देते हैं। तो अब इनलाइन टैग का मतलब होता है कि ऐसे टैग जो अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग जगह को कवर करे। फॉर एग्जांपल हमारा ए टैग होता है, ये क्या करता है कि हमें यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर लिंक को ऐड करने में हेल्प करता है। जैसे कि देखो मैं इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ गूगल, और अब इसके अंदर यहाँ पर href का एट्रीब्यूट होता है ना, इसके अंदर हम यहाँ पर लिंक को पास कर देते हैं। ओके, तब इसके ऊपर मैं यहाँ पर लिंक को अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर ब्राउजर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर गूगल के लिंक को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ओके, और अब इसके ऊपर हम यहाँ पर इसे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर href के अंदर इसे पास कर देना है, तो यहाँ पर लिंक अप्लाई हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ पर इसका आउटपुट देखना है, तो हमें यहाँ पर लाइव सर्वर नाम का एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होता है। और जैसे आप इसे इंस्टॉल कर देते हैं तो आपको नीचे यहाँ पर गो लाइव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पर गूगल नाम के टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर लिंक को अप्लाई किया था, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर गूगल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पर ए टैग वर्क करता है। अब यहाँ पर बैक जाता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पर कहा था कि ये जो ए टैग होता है ना, वो यहाँ पर इनलाइन टैग होता है। तो इसे चेक कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर राइट क्लिक करना है और हमें यहाँ पर इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अगर आप यहाँ पर इसे पहली बार ओपन कर रहे होंगे तो ये विंडो यहाँ पर राइट तरफ होगी, जिससे मैं आपको यहाँ पर राइट तरफ करके दिखाता हूँ। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पर पहली बार आपको ये विंडो देखने को मिलेगी। तो अब देखो यहाँ पर हमें पूरा कोड देखने को मिल रहा है। तो हमने यहाँ पर बॉडी के अंदर यहाँ पर एक ए टैग बनाया था। देखो हमने यहाँ पर जो कमेंट ऐड किए थे ना, वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं। और देखो हमने यहाँ पर ए टैग बनाया था। तो अब हम यहाँ पर इस ए टैग के ऊपर कर्सर को लेके जाएंगे तो देखो हमें यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है। देखो ये यहाँ पर अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पेस को कवर कर रहा है। हमने यहाँ पर इसके अंदर गूगल लिखा था, तो यहाँ पर ये जो गूगल लिखा हुआ है ना, वो इतनी स्पेस को कवर कर रहा है। तो इस टाइप के जो टैग होते हैं ना, उसे यहाँ पर इनलाइन टैग कहा जाता है। और अब इसके अलावा भी यहाँ पर कई सारे इनलाइन टैग होते हैं। तो मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ। इसके बाद जो बी टैग होता है ना, वो भी हमारा इनलाइन टैग होता है। तो यहाँ पर बी टैग बना देता हूँ। बी टैग क्या करता है कि हमारे टेक्स्ट को यहाँ पर बोल्ड कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ HTML, तो बी टैग क्या करेगा कि यहाँ पर HTML को बोल्ड कर देगा। तब इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर HTML बोल्ड होके आ चुका है। और देखो हमने यहाँ पर जो ए टैग के अंदर गूगल लिखा था ना, ये उसके साइड में आया है। तो इससे साफ होता है कि हमारा जो ए टैग होता है ना, वो अपने कंटेंट के अकॉर्डिंगली जगह को कवर करता है, मतलब कि वो इनलाइन टैग होता है। इस तरीके से यहाँ पर बी टैग भी यहाँ पर इनलाइन टैग होता है। उसके बाद हमारा जो इमेज टैग होता है ना, वो भी यहाँ पर एक इनलाइन टैग होता है। तो मैं यहाँ पर एक इमेज टैग बना देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे जो इमेज टैग है ना, उसके अंदर यहाँ पर दो एट्रीब्यूट है, एक है यहाँ पर SRC और दूसरा है यहाँ पर ऑल्ट। अब जो SRC होता है ना, उसके अंदर यहाँ पर इमेज की लिंक को पास करते हैं, या अगर हम यहाँ पर पीसी के अंदर से यहाँ पर इमेज को पास कर रहे हैं तो हम यहाँ पर उसका पाथ पास करते हैं। वह जो ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है ना, वो क्या करता है कि अगर इन केस हमारी इमेज यहाँ पर लोड नहीं होती है, तो उस केस में हम यहाँ पर कौन सा टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं उसे हम यहाँ पर ऑल्ट के अंदर लिखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑल्ट टैग होता है ना, वो यहाँ पर एसईओ के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो अब मैं आपको यहाँ पर एक इमेज को लगा के दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर एक इमेज को सेव करता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक इमेज को सेव कर दिया है। तो चलो मैं आपको इसे लगा के दिखाता हूँ।
तो हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर एक स्लैश लगाना है, तो हमें यहाँ पर ऑटो सजेशन में देखने को मिलेगा, तो हमें इसे यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। इसके अलावा देखो मैं क्या करता हूँ, इस फ़ोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर एक और फ़ोल्डर बनाता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ इमेजेस। ओके, अभी जो इमेज है उसे मैं यहाँ पर इस फ़ोल्डर के अंदर पास कर देता हूँ। ओके, मैं इसे मूव कर देता हूँ अंदर। तो अब इसे मैं यहाँ पर लगाना है, तो उसे हम यहाँ पर कैसे लगा सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले मैं यहाँ पर इसे निकाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमें एक स्लैश लगाना है। उसके बाद देखो हमें यहाँ पर इमेजेस वाला जो फ़ोल्डर है ना, वो यहाँ पर सजेशन में देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक स्लैश लगाना है और उसके बाद हमें यहाँ पर इमेज का नाम लिखना है। तो देखो यहाँ पर मैं सजेशन में आ रहा है, तो इसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इमेज को लगा सकते हैं। तो चलो अब इसे हम यहाँ पर सेव करते हैं और अब हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारी इमेज आ चुकी है, पर यहाँ पर इमेज बहुत ही बड़ी आ रही है। तो अब हमें यहाँ पर इस इमेज को छोटा करना है, तो हम यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ, तो अब यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है विड्थ का, तो यहाँ पर लिखता हूँ विड्थ। और अब इसके अंदर हम यहाँ पर पिक्सल के अंदर वैल्यू को पास कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 500 पिक्सल। इसके अलावा यहाँ पर हाइट का भी एट्रीब्यूट होता है, पर अगर हम यहाँ पर इसे पास नहीं करते, तो यहाँ पर हमने जो विड्थ अप्लाई की है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइट आ जाती है। तो मैं इसे यहाँ पर सेव करता हूँ और अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर इमेज छोटी हो चुकी है। हमने यहाँ पर विड्थ को अप्लाई किया था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइट भी आ चुकी है। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ कि ये यहाँ पर कितनी जगह को कवर कर रहा है। अब देखो यहाँ पर हम एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर कॉर्नर के अंदर यहाँ पर एक एरो का साइन है, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अब हम यहाँ पर जिसके ऊपर यहाँ पर कर्सर को लेके जाएंगे, तो उसकी हमें यहाँ पर डिटेल देखने को मिलेगी। तो क्या तुम यहाँ पर इस इमेज के ऊपर यहाँ पर कर्सर को लेके जाता हूँ, तो देखो यहाँ पर हमें हाईलाइट करके दिखा रहा है कि यहाँ पर कितनी जगह को कवर कर रहा है। और देखो हमें यहाँ पर नीचे की तरफ प्रॉपर्टीज भी दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर 500 की विड्थ को कवर कर रहा है और यहाँ पर 281.25 की हाइट को यहाँ पर कवर कर रहा है। तो अभी हमने जो HTML लिखा है उसके मैं यहाँ पर हवर करता हूँ, तो देखो हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि एक मीडिया है और ये यहाँ पर कितनी स्पेस को कवर कर रहा है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर इंस्पेक्ट करके सभी डिटेल्स को देख सकते हैं। ओके, तो चलो मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो इमेज थी ना, वो यहाँ पर साइड में आ रही थी, पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इमेज है ना, वो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आए। तो इसके लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो बी टैग बनाया ना, उसके बाद हम यहाँ पर बी टैग को यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसे हम यहाँ पर एन टैग के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर लाइन ब्रेक हो जाएगी और अब ये जो इमेज है ना, वो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगी। तो मैं इसे यहाँ पर सेव करता हूँ और मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो देखो अभी जो हमारी इमेज है ना, वो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के अंदर आ रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बी टैग को भी यूज़ कर सकते हैं। और जो बी टैग है ना, वो भी हमारा एक इनलाइन टैग होता है। अब इसके बाद देखो हमें यहाँ पर नीचे लाइन देखने को मिल रही है। तो ये जो लाइन है वो यहाँ पर एचआर टैग के कारण आ रही है। ओके, तो चलो मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक बटन टैग होता है, वो भी हमारा एक इनलाइन टैग होता है। तो यहाँ पे मैं बटन टैग बना देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लिक हियर। तो चलो अब इसका हम यहाँ पर आउटपुट देखते हैं। मैं यहाँ पर ब्राउजर के अंदर जाता हूँ, तो देखो यहाँ पर बटन टैग आ चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बटन टैग को भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बटन इस तरीके से क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारी इमेज टैग है और उसके बाद यहाँ पर तुरंत हमने यहाँ पर एक बटन टैग बनाया है और यहाँ पर एक ही लाइन के अंदर है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर बी टैग को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ओके, तो चलो मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ। अब देखो यहाँ पर हम जो कोड लिखते हैं ना, उसे यहाँ पर ठीक से फॉर्मेट भी करना होता है। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर फॉर्मेट कर देता हूँ। ओके, अब देखो वैसे तो हमें यहाँ पर कोड को इस तरीके से लिखना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर टैग के अंदर दूसरे टैग को यूज़ नहीं किया है। तो वैसे तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखना चाहिए, पर अभी यहाँ पर सेपरेट दिखाई दे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे इस तरीके से लिखा है। तो चलो हम यहाँ पर टैग के दूसरे टाइप की बात करते हैं। तो दूसरे टाइप का नाम है यहाँ पर ब्लॉक टैग। मैं यहाँ पर 2 करके लिखता हूँ, ब्लॉक टैग। ओके, तो अब इसे मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। अब ब्लॉक टैग का मतलब होता है कि ऐसे टैग जो यहाँ पर फुल स्पेस को कवर करे। फॉर एग्जाम्पल पी टैग, तो मैं यहाँ पर एक पी टैग बना देता हूँ। तो अभी जो पी टैग होता है ना, उससे हम यहाँ पर पैराग्राफ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखो अगर हम यहाँ पर डमी टेक्स्ट की जरूरत है, तो हम यहाँ पर लॉरेम टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहना है कि हमें यहाँ पर लिखना है लॉरेम। तो देखो हम यहाँ पर सजेशन में आ रहा है, तो अगर यहाँ पर स्क्रीन इस तरीके से हो जाती है, तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट को रैप कर देना है। तो इसके लिए यहाँ पर एक शॉर्ट की होती है, तो आपको यहाँ पर अल्टर Z को दबा देना है, तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पर रैप हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर पैराग्राफ को बनाना होता है, तब हम यहाँ पर पी टैग को यूज़ करते हैं। अभी जो पी टैग होता है ना, वो हमारा एक ब्लॉक टैग होता है। तो चलो अब इसे हम यहाँ पर सेव करते हैं और अब हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा पी टैग यहाँ पर आ चुका है। तो अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर कर्सर को लेके जाता हूँ, तो देखो यहाँ पर एक फुल स्पेस को कवर कर रहा है, तो इसे यहाँ पर ब्लॉक टैग कहा जाता है। अब इसके अलावा यहाँ पर कई सारे ब्लॉक टैग होते हैं, तो मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ। तो हमारे जो हेडिंग के टैग होते हैं ना, वो सभी यहाँ पर ब्लॉक टैग होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक H1 टैग बना देता हूँ और देखो यहाँ पर H1 से यहाँ पर H6 तक यहाँ पर टैग्स होते हैं। जैसे कि इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेडिंग और अब इसे मैं यहाँ पर 5 बार कॉपी कर देता हूँ।
ओके, 1, 2, 3, 4, 5 और हम यहाँ पर H2 टैग को यूज़ करते हैं। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर H2 टैग बना देता हूँ। ये जो हमारा तीसरा है ना उसे मैं यहाँ पर H3 टैग बना देता हूँ। ओके, और इस तरीके से मैं यहाँ पर सभी टैग को यहाँ पर यूज़ करता हूँ। ये जो हमारा चौथा है ना उसे मैं यहाँ पर H4 बना देता हूँ। ओके, पाँचवें को मैं यहाँ पर H5 बना देता हूँ और यहाँ पर लास्ट वाला है ना उसे मैं यहाँ पर H6 बना देता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारा जो H1 टैग होता है ना वो यहाँ पर सबसे बड़ा होता है और यहाँ पर जो H6 टैग होता है ना वो हमारा सबसे छोटा होता है। तो चलो अब इसका हम यहाँ पर आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सभी हेडिंग टैग यहाँ पर आ चुके हैं। ये जो हमारा H1 टैग है ना वो यहाँ पर सबसे बड़ा है, उससे छोटा H2, H3, H4, H5 और H6। ओके, और देखो हमारे सभी हेडिंग टैग यहाँ पर फुल स्पेस को कवर कर रहे हैं। ओके, तो चलो मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ। उसके बाद हमारा जो डिव टैग होता है ना वो भी हमारा एक ब्लॉक टैग होता है। तो यहाँ मैं एक डिव टैग बना देता हूँ। तो जब हम यहाँ पर कंटेनर की जरूरत होती है तब हम यहाँ पर डिव टैग को यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं इसके अंदर कुछ कोड लिखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक H1 टैग बना देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्लॉक। उसके बाद यहाँ पर एक P टैग बना देता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पर लॉयम टैग्स को पुट कर देते हैं। तो देखो इस तरीके से हम यहाँ पर टैग के अंदर भी टैग को यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारे जो टैग होते हैं ना उससे हम यहाँ पर एलिमेंट भी कह सकते हैं। दोनों का मीनिंग यहाँ पर सेम होता है। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर एक डिव टैग बनाया है और इसके अंदर हमने यहाँ पर एक H1 टैग बनाया है और उसके बाद हमने यहाँ पर एक P टैग बनाया है। तो अभी जो डिव टैग है ना उससे यहाँ पर H1 टैग और P टैग का यहाँ पर पेरेंट टैग कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों डिव टैग के अंदर है। तो मतलब कि हमारा जो बाहर वाला टैग होता है ना उसे यहाँ पर पेरेंट टैग कहा जाता है और इसके अंदर यहाँ पर जो भी टैग होते हैं उसे यहाँ पर चाइल्ड टैग कहा जाता है। ओके, उसके बाद ये जो H1 टैग है ना वो यहाँ पर P टैग का सिबलिंग टैग है। तो मतलब कि जो टैग यहाँ पर साथ में होते हैं वो यहाँ पर एक दूसरे के सिबलिंग्स होते हैं। अब इसके बाद देखो ये जो हमारा डिव टैग होता है ना वो क्या करता है कि यहाँ पर कंटेनर को क्रिएट करता है और ये यहाँ पर एक ब्लॉक टैग होता है। इसी तरीके से यहाँ पर एक इनलाइन टैग भी होता है जिसे यहाँ पर स्पान टैग कहा जाता है। तो यहाँ पे एक स्पान टैग बना देता हूँ। तो ये भी यहाँ पर कंटेनर बनाता है पर ये अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग जगह को कवर करता है। तो अब यहाँ पर डिव टैग और यहाँ पर स्पान टैग के बीच में यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि जो डिव टैग होता है ना वो यहाँ पर एक ब्लॉक टैग होता है जबकि जो स्पान टैग होता है ना वो हमारा एक इनलाइन टैग होता है। अब यहाँ पर हमने काफी सारे ब्लॉक टैग की बात की, तो इसके अलावा भी यहाँ पर काफी सारे ब्लॉक टैग होते हैं जैसे कि लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पर कुछ टैग्स होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बात करेंगे। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि अगर हमें यहाँ पर HTML के अंदर लिस्ट को बनाना है तो उसे हम यहाँ पर कैसे बना सकते हैं। वेल, तो इसके लिए यहाँ पर हमारे दो टैग होते हैं, एक का नाम है UL टैग और दूसरा होता है OL टैग। UL का मतलब होता है कि अनऑर्डर लिस्ट, तो मैं यहाँ पर एक UL टैग बना देता हूँ। अब ये जो UL टैग होता है ना वो क्या करता है कि यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करता है, पर इसे क्रिएट करने के लिए भी हमें यहाँ पर एक और टैग की जरूरत होती है जिसका नाम है यहाँ पर LI टैग। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो UL टैग होता है ना वो क्या करता है कि यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करता है, पर लिस्ट के अंदर यहाँ पर जो इंडिविजुअल आइटम होती है ना उसे हम यहाँ पर LI टैग को यूज करके ऐड करते हैं। जैसे कि इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एप्पल। अब इसके बाद हमें यहाँ पर दूसरे आइटम को ऐड करना है तो हम यहाँ पर एक और LI टैग को क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक और LI टैग बना देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बनाना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो ये रही हमारी अनऑर्डर लिस्ट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ। अब देखो अगर हमें यहाँ पर ऑर्डर वाले लिस्ट को क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर OL टैग को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक OL टैग बना देता हूँ। तो ये यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करता है, पर इसके अंदर यहाँ पर आइटम को ऐड करना है तो हम यहाँ पर LI टैग को यूज करना होता है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एप्पल। उसके बाद में यहाँ पर दूसरे आइटम को ऐड करना है तो यहाँ पर एक और LI टैग को क्रिएट करना है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बनाना। तो यहाँ हमारी ऑर्डर वाली लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे जो OL टैग होता है ना उसके अंदर यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है यहाँ पर टाइप। तो यहाँ पे लिखता हूँ टाइप। तो अब इसके अंदर हम यहाँ पर जो भी वैल्यू को पास करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑर्डर यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से यहाँ पर ऑर्डर आएगा। एक और बात, यहाँ पर जो हमारी ऑर्डर लिस्ट होती है ना उसका यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टाइप यहाँ पर 1 होता है। मतलब कि हमारी जो ऑर्डर लिस्ट होती है ना वो यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से यहाँ पर आती है। पर जब हम यहाँ पर इसका टाइप चेंज करना है तब हम यहाँ पर टाइप नाम के एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। अभी जो हमारा टाइप होता है ना उसके अंदर यहाँ पर काफी सारी वैल्यूज होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कैपिटल ए लिख दूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कैपिटल ए के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑर्डर आएगा, जैसे कि A B C इस तरीके से यहाँ पर आएगा। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल ए लिखूंगा तो यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी इस तरीके से यहाँ पर ऑर्डर आएगा। सेम तरीके से अगर मैं यहाँ पर रोमन के अंदर लिखूंगा तो यहाँ पर रोमन के अंदर यहाँ पर ऑर्डर आएगा, कैपिटल रोमन और स्मॉल रोमन। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर टाइप नाम के एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं।
तो चलो मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो देखो हमारी ऑर्डर लिस्ट भी यहाँ पर आ चुकी है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर लिस्ट के अंदर यहाँ पर दूसरी लिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो हमारी ओएल टैग है ना, वो यहाँ पर यूएल टैग के अंदर आए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर एक एलआई टैग बनाना है और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर ओएल टैग को पास कर देना है। तो इसे मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और यहाँ पर एलआई टैग के अंदर पास कर देता हूँ। इसे मैं यहाँ पर फॉर्मेट कर देता हूँ। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि हमारी जो अनऑर्डर लिस्ट है ना, उसके यहाँ पर तीसरी आइटम के अंदर हमारी ऑर्डर लिस्ट आ जाएगी। तो चलो अब इसका मैं आपको यहाँ पर आउटपुट दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट आ चुकी है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर लिस्ट के अंदर भी यहाँ पर लिस्ट को यूज कर सकते हैं। और अभी जो हमारे यूएल और ओएल टैग होते हैं ना, वो यहाँ पर ब्लॉक टैग होते हैं। तो चलो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ। तो देखो यहाँ पर राइट साइड के अंदर हमारा कोड है, जिसके अंदर मैं यहाँ पर यूएल के अंदर जाता हूँ। तो देखो यहाँ पर फुल स्पेस को कवर कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर एलआई टैग को देखें तो वो भी यहाँ पर ब्लॉक टैग होता है। यहाँ पर तीसरे एलआई के अंदर जाता हूँ। तो इसके अंदर यहाँ पर ओएल टैग है, तो ये भी यहाँ पर एक ब्लॉक टैग होता है। तो चलो इसे मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। और अब हम यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कि अगर हम यहाँ पर एचटीएमएल के अंदर वीडियोस या ऑडियोज को ऐड करना है तो उसे हम यहाँ पर कैसे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि अगर हम यहाँ पर एचटीएमएल के अंदर वीडियो या ऑडियो को ऐड करना है तो उसे हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वीडियो टैग की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं कमेंट बना देता हूँ। ओके, तो कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। तो वीडियो को ऐड करने के लिए हम यहाँ पर वीडियो टैग को यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो टैग बना देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा जो वीडियो टैग है ना, इसके अंदर यहाँ पर एसआरसी का एट्रीब्यूट है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर वीडियो का सोर्स पास करते हैं। मतलब कि अगर हम यहाँ पर लाइव वीडियो को लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर उसकी लिंक को पास करते हैं। और अगर हमने यहाँ पर वीडियो को डाउनलोड करके रखा है तो हम उसका यहाँ पर पाथ पास करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वीडियो को डाउनलोड करके इस फोल्डर के अंदर सेव कर दिया है, तो हम इसे यहाँ पर लगा के देखने वाले हैं। अब देखो वैसे तो हम यहाँ पर एसआरसी के अंदर हम यहाँ पर पाथ को पास करके वीडियो को ऐड कर सकते हैं। पर अभी हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एसआरसी को यूज नहीं करेंगे। इसकी जगह पे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर वीडियो टैग के अंदर हम यहाँ पर सोर्स टैग को यूज करेंगे। और इस सोर्स टैग के अंदर हम यहाँ पर एसआरसी के एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। ओके, और इसके अंदर हम यहाँ पर वीडियो के पाथ को पास करेंगे। ओके, तो यार मैं लिखता हूँ स्लैश। तो देखो यहाँ पर हमें सजेशन में आ रहा है, जिसे मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर सोर्स टैग को यूज करने से होता क्या है कि हम यहाँ पर मल्टीपल फॉर्मेट के वीडियो को ऐड कर सकते हैं। मतलब कि देखो अभी हमारा जो वीडियो है ना, वो यहाँ पर MP4 के फॉर्म में है। पर इन केस यहाँ पर ऐसा हो कि हमारा जो ब्राउजर है ना, वो यहाँ पर MP4 को यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो वीडियो होगा ना, वो यहाँ पर लोड ही नहीं होगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम यहाँ पर सेम ही वीडियो को हम यहाँ पर मल्टीपल फॉर्मेट के अंदर ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर इस वीडियो को हम यहाँ पर वेबी के फॉर्मेट में ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर एक और सोर्स टैग बनाना है और अब इसके एसआरसी के अंदर हम यहाँ पर पाथ को पास कर देना है। ओके, तो इन केस यहाँ पर ब्राउजर यहाँ पर MP4 को सपोर्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर हमारा जो वेबी वाला होगा वो यहाँ पर चल जाएगा। तो यहाँ पर सोर्स टैग को यूज करने का बेनिफिट ये होता है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसा हो कि हमने यहाँ पर जितने भी फॉर्मेट को हमने यहाँ पर ऐड किया है ना, उन सभी को यहाँ पर हमारा ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है। तो उस केस में हम यहाँ पर यूजर को कोई मैसेज दिखाना चाहते हैं तो उसे भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर सोर्स के बाद हमें यहाँ पर मैसेज को ऐड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्राउजर नॉट सपोर्ट दिस वीडियो। तो अभी जो टेक्स्ट होगा ना, वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हिडन होगा। तो अब यहाँ पर टेक्स्ट कब दिखेगा कि जब हमारे ऊपर वाले एक भी यहाँ पर फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करते, तो सिर्फ उसी केस में यहाँ पर टेक्स्ट देखने को मिलेगा। तो अभी जो टेक्स्ट होता है ना, उसे यहाँ पर फॉल बैक टेक्स्ट कहा जाता है। तो चलो हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर जो वीडियो है ना, वो यहाँ पर बहुत ही बड़ा आ रहा है। तो अब इसे फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर विथ के एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ और अभी जो मेरा वीडियो टैग है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर विथ के एट्रीब्यूट को यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 500 पिक्सल। अब इसे सेव करते हैं और अब हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर वीडियो छोटा आ चुका है। पर देखो अब यहाँ पर इस वीडियो को प्ले करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें यहाँ पर एक एट्रीब्यूट को यूज करना है, जिसका नाम है यहाँ पर कंट्रोलर्स। ओके, तो अब यहाँ पर सभी कंट्रोल्स आ जाएंगे। तो चलो हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सभी कंट्रोल्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर वीडियो को प्ले कर सकते हैं और इसे यहाँ पर फुल स्क्रीन के अंदर करना चाहते हैं तो उसे भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल्स को यूज करते हैं। कंट्रोल्स के बाद यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है यहाँ पर लूप। तो अब इससे क्या होता है कि हमारा जो वीडियो होता है ना, वो यहाँ पर जैसे एंड होता है उसके बाद यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो जाता है और इस तरीके से यहाँ पर लूप में चलता रहता है। ओके, तो चलो हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर वीडियो को प्ले करता हूँ। ओके, जैसे मैं यहाँ पर एंड में ला देता हूँ
और इसे हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्लोज होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुका है। एक बार फिर से दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे इसे एंड में ले जाता हूँ। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर लूप को यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और एक्टिविटी होता है जिसका नाम है यहाँ पर म्यूट। तो इससे क्या होता है कि जब हमारा वीडियो यहाँ पर स्टार्ट होता है तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट म्यूट होता है। उसके बाद यहाँ पर एक और एक्टिविटी होता है जिसका नाम है यहाँ पर ऑटो प्ले। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो वीडियो होगा ना, जैसे हमारा ब्राउजर लोड होगा उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो हम यहाँ पर इसका आउटपुट देते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखो हमारा वीडियो यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुका है और अभी यहाँ पर अनम्यूट है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर सभी एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पर वीडियो टैग को यूज़ किया, सेम तरीके से यहाँ पर ऑडियो टैग भी होता है। तो अभी यहाँ पर लिखता हूँ ऑडियो टैग और इसे मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर एक ऑडियो टैग बना देता हूँ। अब जिस तरीके से हम यहाँ पर वीडियो टैग के अंदर हम यहाँ पर सोर्स टैग को यूज़ करते हैं, सेम तरीके से हम यहाँ पर ऑडियो टैग के अंदर भी हम यहाँ पर सोर्स टैग को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसआरसी को यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, और यहाँ पर इस ऑडियो के अंदर मैं यहाँ पर एक सोर्स टैग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर एसआरसी के एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। इसे मैं यहाँ पर एंड टैग के फॉर्म में लिखना होगा। ओके, इसे मैं यहाँ पर एंड कर देता हूँ। ऊपर वाले को भी मैं यहाँ पर एंड कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने इस फोल्डर के अंदर एक ऑडियो को भी सेव किया है। तो चलो हम यहाँ पर इसे लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे एसआरसी के अंदर यहाँ पर इसका पाथ पास करता हूँ। ओके, देखो यहाँ पर मेरे सजेशन में आ रहा है, तो इसे मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम ऑडियो टैग के अंदर भी हम यहाँ पर मल्टीपल फॉर्मेट के अंदर हम यहाँ पर सोर्स को ऐड कर सकते हैं। मतलब कि हमारा जो ऑडियो होता है ना उसे हम यहाँ पर मल्टीपल फॉर्मेट के अंदर हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर MP3 के फॉर्मेट में है, तो इस तरीके से यहाँ पर OGG फॉर्मेट को भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर भी हम यहाँ पर फॉलबैक टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और इसे हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं और अपनी वीडियो की जगह भी यहाँ पर लिखता हूँ ऑडियो। ओके, अभी जो हमारा ऑडियो टैग है ना उसके अंदर मैं अपने कैटेगरी को यूज़ करता हूँ कंट्रोल्स। ओके, फिर अब हमारे सभी कंट्रोल्स आ जाएंगे। तब इसे सेव करते हैं और अब हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो हमारा ऑडियो टैग यहाँ पर आ चुका है। तो इसे मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ और इस तरीके से यहाँ पर सभी यहाँ पर कंट्रोल से, तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर ऑडियो को भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर वीडियोस और ऑडियोज को ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कि हम यहाँ पर HTML के अंदर फॉर्म को कैसे बना सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर HTML के अंदर फॉर्म को कैसे बना सकते हैं। पहले मैं यहाँ पर एक फॉर्म टैग बना देता हूँ। ओके, तो देखो अब इसके अंदर यहाँ पर एक्शन का यहाँ पर एट्रीब्यूट है। ओके, इसके बाद यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है यहाँ पर मेथड। तो अब ये जो एट्रीब्यूट्स है ना, इन्हें हम यहाँ पर कब यूज करते हैं कि जब हम यहाँ पर डेटा को सर्वर के अंदर भेजना है या हम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, तो उस केस में हम यहाँ पर इन दोनों को यूज करते हैं। ओके, फिलहाल के लिए हम यहाँ पर इसे यूज नहीं करने वाले, तो इसे मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो अभी जो फॉर्म होता है ना, इसके अंदर यहाँ पर यूजर से कोई इनपुट को लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर इनपुट टैग को यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक इनपुट टैग बना देता हूँ। तो अभी जो इनपुट टैग होते हैं ना, उसके यहाँ पर कई सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि जो हमारा नॉर्मल इनपुट होता है ना, उसका टाइप होता है टेक्स्ट। तो इसके अंदर यूजर यहाँ पर टेक्सुअल डेटा को पुट कर सकता है। उसका देखो यहाँ पर नेम का एट्रीब्यूट होता है, तो इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर इनपुट को कोई यहाँ पर नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर से यहाँ पर नेम को लेना चाहता हूँ, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा नेम। ओके, उसके बाद यहाँ पर आईडी का एट्रीब्यूट होता है। अब मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया था, आईडी और क्लास जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, वो यहाँ पर सभी एलिमेंट के लिए होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर फॉर्म की बात करेंगे। तो एक होता है हमारा क्लास, तो पहले यहाँ पर क्लास बना देता हूँ। तो अभी जो यहाँ पर क्लास और आईडी होते हैं ना, उससे हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक टाइप से हमारे टैग को मार्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस क्लास के अंदर लिखता हूँ ABC। तो अब हम यहाँ पर मल्टीपल टैग को हम यहाँ पर सेम ही क्लास दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा यूआरएल टैग है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर क्लास बना देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर ABC लिख सकता हूँ। अब सेम तरीके से यहाँ पर आईडी भी होता है, पर आईडी के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ पर हमेशा यूनिक आईडी देते हैं। मतलब कि मैं यहाँ पर मल्टीपल टैग को यहाँ पर सेम आईडी नहीं दे सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर इसके अंदर लिखता हूँ बॉक्स। ओके, तो अब मैं यहाँ पर किसी और टैग को यहाँ पर आईडी बॉक्स नहीं दे सकता हूँ। अब देखो अभी हमें यहाँ पर आईडी और क्लास के में यहाँ पर इतनी जरूरत नहीं होगी। तो अब इसकी मेन जरूरत हमें कब होगी कि जब हम यहाँ पर CSS के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इसे निकाल देता हूँ और मैं यहाँ पर इस URL के अंदर से भी निकाल देता हूँ और इस इनपुट के अंदर से भी मैं यहाँ पर आईडी को निकाल देता हूँ। तो चलो हम यहाँ पर बैक आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। हम यहाँ पर फॉर्म टैग के बारे में पढ़ रहे थे और इसके अंदर हमने यहाँ पर इनपुट की बात की थी। तो मैंने यहाँ पर एक इनपुट टैग बनाया, तो चलो मैं आपको इससे पहले दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पर मैं नीचे की तरफ जाता हूँ। ओके, तो देखो हमारा जो इनपुट होता है ना, वो यहाँ पर इस तरीके से दिखता है और यूजर यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी लिख सकता है। ओके, इस टाइप से। तो चलो हम यहाँ पर VS कोड के अंदर जाते हैं
पर देखो अब हम यहाँ पर इनपुट के आगे हम यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लेबल टैग को यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लेबल टैग बना देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम। ओके, तो इससे यहाँ पर यूजर को पता चलेगा कि उसे यहाँ पर कौन सी वैल्यू को पास करना है। हम यहाँ पर यूजर को नेम एंटर करने के लिए कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो फॉर का एट्रीब्यूट है ना, तो इससे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर लेबल और इनपुट को हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करना है कि हम यहाँ पर इनपुट के अंदर हमें यहाँ पर आईडी को पास करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एबीसी। हमने यहाँ पर जो भी आईडी को पास किया है ना, उससे हमें यहाँ पर इस फॉन्ट नाम के एट्रीब्यूट के अंदर पास कर देना है। तो अब यहाँ पे जो लेबल है ना, वो यहाँ पर इस इनपुट के साथ यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो एक और चीज, ये जो हमारा इनपुट होता है ना, उसके अंदर हम यहाँ पर प्लेस होल्डर को भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है, तो हम यहाँ पर लिखना है प्लेस होल्डर। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर योर नेम। ओके, तो यहाँ पर प्लेस होल्डर के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलो मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो देखो हमने यहाँ पर लेबल टैग को यूज किया था, तो यहाँ पर नेम आ चुका है। ओके, उसके बाद देखो हमने यहाँ पर प्लेस होल्डर को ऐड किया था, तो वो भी यहाँ पर आ चुका है। देखो यहाँ पर लिखा है एंटर योर नेम। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्लेस होल्डर को भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो चलो मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर पहले बी टैग को ऐड कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि हमारा जो फॉर्म होगा ना, वो यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर कुछ बी टैग को यूज कर देता हूँ। और अब यहाँ पे इस इनपुट के बाद भी यहाँ पर बी टैग को यूज कर देता हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ पर इनपुट के नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं एक इनपुट बना देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर दूसरा टाइप है यहाँ पर ईमेल। तो इससे क्या होता है कि यूजर यहाँ पर ईमेल को पास कर सकता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस इनपुट के आगे मैं यहाँ पर एक लेबल टैग बना देता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल। और हम चाहे तो यहाँ पर इस इनपुट को यहाँ पर लेबल के साथ यहाँ पर कनेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल, और यहाँ पर फॉर के अंदर भी मैं यहाँ पर लिखना होगा ईमेल। तो ये जो हमारा इनपुट टाइप ईमेल होता है, उससे क्या होता है कि यूजर यहाँ पर ईमेल को यहाँ पर टाइप कर सकता है। हम चाहते हैं यहाँ पर प्लेस होल्डर को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर योर ईमेल। ओके, तो चलो मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो देखो अभी आप हमारी ईमेल की भी इनपुट फील्ड आ चुकी है। और मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि हम यहाँ पर लेबल को इनपुट के साथ यहाँ पर कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये दोनों को कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है, तो चलो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। मैं यहाँ पर इस लेबल के ऊपर क्लिक करूंगा ना, देखो मैं यहाँ पर नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो हमें यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा रहा है कि यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर वैल्यू को पास करना है। तो कनेक्ट करने का मतलब ये होता है, जब भी हम यहाँ पर लेबल के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये अपने इनपुट फील्ड को दिखाता है। देखो मैं यहाँ पर ईमेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो ये हमें यहाँ पर ईमेल वाले फील्ड को दिखा रहा है। तो इससे हम यहाँ पर लेबल और इनपुट को कनेक्ट करना कहते हैं। अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि हमने यहाँ पर इनपुट टाइप ईमेल बनाया है, तो इसके अंदर यहाँ पर यूजर सिर्फ ईमेल को ही पास कर सकता है। तो अब इसे समझाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा कि मुझे यहाँ पर एक बटन बनाना होगा। तो यहाँ पर मैं एक बटन बना देता हूँ, और इससे पहले मैं यहाँ पर एक बी टैग लगा देता हूँ, एक और लगा देता हूँ। और इस बटन के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबमिट। अब यहाँ पर बटन के अंदर यहाँ पर टाइप का एट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पे लिखता हूँ टाइप। तो अब हम यहाँ पर सबमिट बटन बना रहे हैं, तो इसके टाइप के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं सबमिट। तो इस टाइप से हम यहाँ पर सबमिट बटन को बनाते हैं। पर देखो अगर आपको यहाँ पर बटन टैग को यूज नहीं करना है, फिर भी आप यहाँ पर बटन को बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें यहाँ पर एक इनपुट टैग बना देना है। ओके, और इसके टाइप के अंदर हमें यहाँ पर लिखना है सबमिट। और अब इसके अंदर यहाँ पर वैल्यू का एट्रीब्यूट बनाना है, और इसके अंदर यहाँ पर लिखना है सबमिट। ओके, तो अब इससे भी हमारा सबमिट बटन बन जाएगा। तो मैं यहाँ से इस बटन को निकाल देता हूँ, हम यहाँ पर इनपुट टाइप सबमिट को यूज करेंगे। तो चलो मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो देखो हमारा बटन यहाँ पर आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इनपुट के अंदर यहाँ पर वैल्यू को पास करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस पहले वाले फील्ड के अंदर कुछ लिखता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर इस ईमेल वाले फील्ड के अंदर लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ रैंडम लिखता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं कह रहा है कि ये जो हमारा इनपुट है ना, उसका टाइप यहाँ पर ईमेल है। तो इसके अंदर यहाँ पर ईमेल को ही पास करना होगा। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर @ यहाँ पर मिसिंग है, तो यहाँ पे @ लिख देता हूँ। तो देखो अभी भी यहाँ पर मैं कह रहा है कि ये हमारा इनकम्प्लीट है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ gmail.com। ओके, तो देखो अब यहाँ पर हमारी एरर चली गई है। तो समझे इस टाइप से यहाँ पर इनपुट टाइप ईमेल वर्क करता है। तो अब मैं यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो हमारा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनपुट टाइप ईमेल और इनपुट टाइप सबमिट को यूज कर सकते हैं। तो चलो अब मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ पर इनपुट के नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इनपुट टैग बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक बी टैग भी लगा देता हूँ, एक कॉल लगा देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर इनपुट का एक और टाइप होता है, जिसका नाम है यहाँ पर रेडियो। तो यहाँ मैं लिखता हूँ रेडियो। तो अब हम यहाँ पर इनपुट टाइप रेडियो को कब यूज करते हैं, कि जब हम यहाँ पर यूजर से कोई सिंगल चॉइस वाली वैल्यू चाहिए, तब हम यहाँ पर इनपुट टाइप रेडियो को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर यूजर से जेंडर की इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर इनपुट टाइप रेडियो को यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करना है कि हमें यहाँ पर वैल्यू का एट्रीब्यूट बनाना है, और इसके अंदर यहाँ पर वैल्यू को पास करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेल, उसके बाद हमें यहाँ पर एक लेबल टैग बनाना है,
और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर वैल्यू को लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेल। अब देखो हमने यहाँ पर इनपुट के अंदर यहाँ पर वैल्यू को पास किया है, फिर भी हमने यहाँ पर लेबल टैग क्यों बनाया है? क्योंकि ये जो वैल्यू होगी ना वो यहाँ पर शो नहीं होगी, तो इसलिए हम यहाँ पर लेबल टैग को बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर यूजर को दिखे। और अब इसे हम यहाँ पर एक बार कॉपी कर देते हैं, और अब मैं वैल्यू के अंदर लिखता हूँ फीमेल, और यहाँ पर लेबल टैग के अंदर भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ फीमेल। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब ये हमारा मेल फीमेल वाला यहाँ पर रेडियो बटन आ चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे सिलेक्ट करता हूँ। तो देखो और यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पर दोनों चीजों को यहाँ पर सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, पर अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि यूजर यहाँ पर सिर्फ एक ही यहाँ पर ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाए। तो अब इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि हम यहाँ पर जो नेम का एट्रीब्यूट है ना, इसके अंदर यहाँ पर वैल्यू को पास करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ जेंडर। और अब यहाँ पर सेम ही नेम को हमें यहाँ पर दोनों के अंदर पास करना होगा। अगर यहाँ पर नेम डिफरेंट होगा या हमने नेम के अंदर कोई वैल्यू को पास नहीं किया होगा, तो यूजर यहाँ पर दोनों को यहाँ पर सिलेक्ट कर पाएगा, तो यहाँ पर एरर सॉल्व हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर ब्राउजर के अंदर जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर मेल को सिलेक्ट करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर फीमेल के ऊपर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर ये जो मेल वाला होगा ना वो यहाँ पर अनचेक हो जाएगा। ओके, तो हमारा ये लॉजिक यहाँ पर ठीक से वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनपुट टाइप रेडियो को यूज करते हैं। तो चलो हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर एक BI टैग लगा देता हूँ। ओके, एक और लगा देता हूँ। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और इनपुट बना लेता हूँ। अब इसके बाद हमारे इनपुट की यहाँ पर एक और टाइप होती है जिसका नाम है यहाँ पर नंबर। तो इससे क्या होता है कि यूजर यहाँ पर नंबर को पास कर सकता है। तो चलो मैं आपको इसे दिखाता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ। तो देखो अब यहाँ पर यूजर यहाँ पर नंबर को पास कर सकता है, और देखो यहाँ पर साइड में ऑप्शन भी है, यहाँ से इसे इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पर इनपुट टाइप नंबर वर्क करता है। सेम तरीके से यहाँ पर होता है इनपुट टाइप डेट। ओके, तो इससे क्या होता है कि यूजर यहाँ पर डेट को सिलेक्ट कर सकता है। तो चलो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर डेट का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर यूजर डेट को पास कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनपुट टाइप डेट वर्क करता है। सेम तरीके से यहाँ पर होता है इनपुट टाइप फाइल। तो इससे क्या होता है कि यूजर यहाँ पर फाइल को अपलोड कर सकता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो इससे यहाँ पर यूजर यहाँ पर फाइल को अपलोड कर सकता है। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर इनपुट यहाँ पर काफी सारे टाइप्स होते हैं। अब इसके बाद देखो अगर हम यहाँ पर मल्टीपल लाइन की यहाँ पर इनपुट फील्ड बनानी है, तो उसके लिए यहाँ पर एक टैग होता है जिसका नाम है यहाँ पर टेक्स्ट एरिया। तो चलो मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ हमारी मल्टीपल लाइन की यहाँ पर इनपुट फील्ड आ रही है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर टेक्स्ट एरिया को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर एक और टैग होता है जिसका नाम है यहाँ पर सिलेक्ट टैग। तो यहाँ पे सिलेक्ट टैग बना देता हूँ। तो अब इसे यूज करके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन को बना सकते हैं। तो जो सिलेक्ट टैग होता है ना वो यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन बनाने का काम करता है। पर इसके अंदर में यहाँ पर ऑप्शन को ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक और टैग होता है जिसका नाम है यहाँ पर ऑप्शन टैग। ओके, तो यहाँ मैं ऑप्शन टैग बना देता हूँ। तो जो भी हम यहाँ पर ऑप्शन को ऐड करना चाहते हैं उसे हम यहाँ पर ऑप्शन टैग के अंदर लिखते हैं। तो चलो मैं आपको यहाँ पर कंट्री वाला यहाँ पर ड्रॉप डाउन बना के दिखाता हूँ। तो इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ इंडिया। ओके, और मैं इसके अंदर भी यहाँ पर लिख देता हूँ इंडिया। एक और मैं यहाँ पर ऑप्शन बना देता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ USA, और यहाँ पे मैं USA लिखता हूँ। और अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ। तो देखो यहाँ हमारा ड्रॉप डाउन बटन आ चुका है, तो इसके अंदर से हम यहाँ पर कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे USA को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिलेक्ट टैग को यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर इनपुट का एक और टाइप होता है, मैं आपको बताना भूल गया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक इनपुट टैग बना देता हूँ। ओके, यहाँ पे सबमिट से पहले यहाँ पर एक इनपुट बना देता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रीसेट। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू को पास किया होगा ना वो सभी यहाँ पर रीसेट हो जाएगी। चलो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू को लिखता हूँ। ओके, इस ईमेल के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ पर मैं मेल फीमेल को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट एरिया के अंदर यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, और यहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट करता हूँ। और अब मैं यहाँ पर इस रीसेट वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो जो हमारी वैल्यू की ना वो यहाँ पर सभी यहाँ से रीसेट हो जाएगी। देखो मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर सभी रीसेट हो चुका है। तो इस टाइप से यहाँ पर इनपुट टाइप रीसेट वर्क करता है। सो गाइस इस तरीके से हम यहाँ पर फॉर्म को बनाते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक प्रोजेक्ट देना चाहता हूँ। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर एक लॉगिन फॉर्म बनाना है। तो पहले अब यहाँ पर खुद से ट्राई करना, और अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पर लॉगिन फॉर्म को क्रिएट करने वाले हैं। तो पहले मैं यहाँ पर एक फाइल बना देता हूँ, और इसका मैं नाम लिखता हूँ लॉगिन फॉर्म .html। ओके, और अब यहाँ पर मैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क बनाता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, जिससे कि हमारा बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर आ जाएगा। और इसके टाइटल के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉगिन फॉर्म। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर लॉगिन फॉर्म को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर एक फॉर्म टैग बना देता हूँ। एक्शन को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, इसके मैं यहाँ पर फिलहाल जरूरत नहीं है। अब इस फॉर्म टैग के अंदर मैं यहाँ पर एक H1 टैग बना देता हूँ।
और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉगिन। ओके, उसके बाद इसके अंदर मैं यहाँ पर एक लेबल टैग बना देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल। अब यहाँ पर मैं एक बिया टैग लगा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एक इनपुट टैग बना देता हूँ और इसके टाइप को हम यहाँ पर ईमेल रखते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को लिंक कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर आईडी के अंदर यहाँ पर ईमेल लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं फॉर के अंदर भी ईमेल लिखता हूँ। तो यहाँ पर दोनों लिंक हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं एक बिया टैग लगा देता हूँ। ओके, एक और लगा देता हूँ। तो हमने यहाँ पर ईमेल की फील्ड बना दी। उसके बाद हम यहाँ पर पासवर्ड की फील्ड बनानी है। तो यहाँ पर मैं एक लेबल टैग बना देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पासवर्ड। ओके, अब यहाँ पे मैं एक बिया टैग लगा देता हूँ और उसके बाद हमें यहाँ पर एक इनपुट फील्ड बनानी है और इसके टाइप के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा पासवर्ड। अब देखो, इसके बारे में आपको बताना भूल गया था। हम यहाँ पर इनपुट टाइप पासवर्ड को यूज़ करके हम यहाँ पर पासवर्ड के फील्ड को बना सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखेंगे तब मैं आपको इसे दिखाऊंगा। तो मैं इन दोनों को यहाँ पर लिंक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आईडी के अंदर भी यहाँ पर पासवर्ड लिखता हूँ और हम यहाँ पर फॉर के अंदर भी पासवर्ड लिखते हैं। ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक बिया टैग लगा देता हूँ, एक कॉल लगा देता हूँ और अब इसके बाद हम यहाँ पर एक बटन बनाते हैं। तो हम यहाँ पर बटन टैग को भी यूज़ कर सकते हैं या हम यहाँ पर इनपुट टाइप बटन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक इनपुट बनाता हूँ और इसके टाइप के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं बटन। हम यहाँ पर इनपुट टाइप बटन को भी यूज़ कर सकते हैं और हम यहाँ पर इनपुट टाइप सबमिट को भी यूज़ कर सकते हैं। कि फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर सबमिट को यूज़ करता हूँ और अब मैं यहाँ पर वैल्यू का एट्रीब्यूट बना देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉगिन। तो अब इससे हमारा लॉगिन वाला बटन क्रिएट हो जाएगा। अब देखो, मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ। मैं यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर जाता हूँ और अब हमने यहाँ पर जो फाइल बनाई ना उसे मैं आपको यहाँ पर लिंक करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट टैग के बाद मैं यहाँ पर एक पी टैग बना देता हूँ। अब यहाँ में लिखता हूँ फॉर लॉगिन। उसके बाद मैं यहाँ पर के टैग बना देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लिक हियर। तो अब हमने यहाँ पर जो फाइल बनाई ना उसे मैं आपको यहाँ पर लिंक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एचटीएमएल के अंदर यहाँ पर लिखना है स्लैश। तो देखो, यहाँ पर सजेशन में आ रहा है तो उसे हम यहाँ पर लिंक कर देते हैं। तो अब यहाँ पर लिंक हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो लॉगिन फॉर्म है ना वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो चलो मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट टैग के बाद हमने यहाँ पर ये ए टैग बनाया था। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक किया के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारा लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखो, हमारा लॉगिन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब देखो, हम यहाँ पर प्लेस होल्डर को ऐड करना चाहते हैं तो उसमें हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलो पहले मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर को ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लॉगिन फॉर्म के अंदर जाता हूँ। तो अभी जो हमारा इनपुट है ना इसके अंदर मैं यहाँ पर एक प्लेस होल्डर बना देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर योर ईमेल। उसके बाद जो हमारा पासवर्ड वाला इनपुट है ना इसके अंदर मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर को ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर योर पासवर्ड। ओके, तो अब इसे सेव करते हैं और अब हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो हमारा प्लेस होल्डर भी यहाँ पर आ चुका है। अब देखो, मैंने आपको यहाँ पर इनपुट टाइप पासवर्ड की बात की थी। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा तो यहाँ पर पासवर्ड की तरह यहाँ पर शो होगा। तो चलो मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ। तो देखो, यहाँ पर पासवर्ड की तरह यहाँ पर शो होता है। तो इसे क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर इनपुट टाइप पासवर्ड को यूज़ करते हैं। ओके, तो चलो मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ। तो अब इस तरीके से हमने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे टेबल टैग के बारे में। ओके, तो अब हम बात करते हैं टेबल टैग के बारे में। तो यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर एक पीआई टैग ला देता हूँ। ओके, तो जो टेबल टैग होता है ना उससे यूज़ करके हम यहाँ पर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक टेबल टैग बना देता हूँ। तो अब यहाँ पर टेबल टैग के अंदर भी यहाँ पर काफ़ी सारे टैग्स होते हैं। तो एक टैग होता है यहाँ पर कैप्शन टैग। तो इसे यूज़ करके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर टाइटल को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ आइटम मेनू। ओके, अब जैसे हमारे एचटीएमएल के अंदर यहाँ पर हेड होता है, बॉडी होती है, फुटर होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर टेबल टैग के अंदर भी यहाँ पर हेड, बॉडी और फुटर होते हैं। तो हेड को बनाने के लिए हम यहाँ पर टी हेड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टी हेड। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर टी बॉडी भी होता है, मतलब कि टेबल की बॉडी। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ टी बॉडी। तो अब इससे होता क्या है कि हमारा जो टेबल होता है ना वो यहाँ पर स्ट्रक्चर वे में दिखता है। तो अब यहाँ पर हम टेबल के अंदर क्या करते हैं, हम यहाँ पर रो और कॉलम को क्रिएट करते हैं। तो रो को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक टैग होता है जिसका नाम है यहाँ पर टी आई टैग। पर अब हमें यहाँ पर हेडिंग को ऐड करना है तो उसके लिए यहाँ पर एक और टैग होता है। तो इसके अंदर यहाँ पर टी एच टैग को यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ नंबर। ओके, तो अभी जो टी एच टैग होगा ना वो यहाँ पर हेडिंग को क्रिएट करेगा। अब मैं यहाँ पर एक और टी एच टैग बना देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ आइटम। उसके बाद यहाँ पर एक और टी एच टैग बना देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ प्राइस। अब देखो, हमने यहाँ पर जो टी एच टैग बनाया ना तो वो क्या करेगा कि यहाँ पर हेडिंग को क्रिएट करेगा और ये यहाँ पर एक कॉलम बनाएगा। इस तरीके से हमने जो आइटम वाला बनाया ना वो यहाँ पर दूसरी कॉलम बनाएगा और जो हमारा प्राइस वाला है ना वो यहाँ पर तीसरी कॉलम बनाएगा। तो हमने यहाँ पर हेडिंग को क्रिएट कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेटा को ऐड करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर टी बॉडी के अंदर जाते हैं और इसके लिए यहाँ पर टी टैग को यूज़ करते हैं। तो अब इससे क्या होगा कि हमारी यहाँ पर दूसरी रो बनेगी। अब हम यहाँ पर डेटा को पास करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक और टैग होता है जिसका नाम है यहाँ पर टी डी टैग। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक।
तो अभी जो वैल्यू होगी ना वो हमारे पहले कॉलम के अंदर यहाँ पर स्टोर होगी, मतलब कि यहाँ पे जो नंबर वाले हैं ना उस कॉलम के अंदर यहाँ पर ऐड होगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक और टीडी टैग बना लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पेन। तो ये जो वैल्यू होगी ना वो हमारी दूसरी कॉलम के अंदर यहाँ पर ऐड होगी, मतलब कि यहाँ पर इस आइटम वाली कॉलम के अंदर ऐड होगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक और टीडी टैग बना लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 5। तो अब ये जो वैल्यू होगी ना वो यहाँ पर प्राइस वाली यहाँ पर कॉलम के अंदर ऐड होगी। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर टीएच और टीडी टैग को यूज करते हैं। अब देखो, अब मुझे यहाँ पर एक और आइटम को ऐड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करना है कि मैं यहाँ पर एक और टीआर टैग को यूज कर देता है और इसके अंदर मैं यहाँ पर टीडी टैग को यूज करना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ 2। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और टीडी टैग बना लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पेंसिल। एक और टीडी टैग बना लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 5। तो ये आप हमारी दूसरी आइटम यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और आइटम को ऐड करता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक और टीआर टैग बना लेता हूँ, जिससे कि हमारी यहाँ पर चौथी रो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर डेटा को ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ पर टीडी टैग को यूज़ करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 3rd। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और टीडी टैग बना लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ बैक। एक और टीडी टैग बना लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 700। तो अब इससे क्या होगी, हमारी यहाँ पर एक टेबल क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर यहाँ पर 3 कॉलम होगी और यहाँ पर 4 रो होगी। ओके, तो चलो मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ, तो देखो हमारा टेबल यहाँ पर आ चुका है, पर अभी यहाँ पर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कि यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं है और ये ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो अब हम यहाँ पर बॉर्डर को ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है। तो अभी जो टेबल टैग है ना उसके अंदर यहाँ पे बॉर्डर के एट्रीब्यूट को यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1। तो यहाँ पर बॉर्डर आ जाएगी। चलो मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर बॉर्डर आ चुकी है। अब इसके बाद एक और चीज़, ये जो हमारे बॉक्स होते हैं ना उससे हम यहाँ पर सेल कहते हैं, मतलब कि अभी यहाँ पर टोटल 12 सेल्स है। ओके, अब देखो ये जो हमारी बॉर्डर है ना इसके बीच में यहाँ पर स्पेस है। तो अब इसे हम यहाँ पर कैसे फिक्स करते हैं, तो चलो हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है यहाँ पर सेल स्पेसिंग। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ सेल स्पेसिंग। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेल के बीच में कुछ स्पेस होती है, तो अगर हम यहाँ पर स्पेस नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर सेल स्पेसिंग को 0 कर देना है। तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलो मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ, तो देखो हमारे सेल के बीच में जो स्पेस है ना वो यहाँ पर 0 हो चुकी है। अब देखो अगर हम यहाँ पर सेल को थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो इसके अंदर यहाँ पर थोड़ी स्पेस को ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर बॉर्डर के अंदर स्पेस को नहीं ऐड कर रहे, हम यहाँ पर सेल के अंदर स्पेस को ऐड कर रहे हैं। तो इसे हम यहाँ पर कैसे करते हैं, तो चलो हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ, तो इसके लिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है, तो मैं यहाँ पर लिखना है सेल पैडिंग। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4। तो इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पर सेल के अंदर स्पेस ऐड हो जाएगी। चलो मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ, तो देखो यहाँ पर सेल के अंदर यहाँ पर स्पेस आ चुकी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेल पैडिंग को यूज करते हैं। ओके, अब देखो अगर हम यहाँ पर सेल को मर्ज करना चाहते हैं तो उसे भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा करना है कि हमारे जो 2 कॉलम है ना उसे मुझे यहाँ पर मर्ज करना है और उससे मुझे यहाँ पर एक सिंगल सेल को क्रिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है यहाँ पर कॉल स्पान। तो ये जो हमारा टीएस टैग है ना उसके अंदर मैं यहाँ पर कॉल स्पान को यूज करता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3। तो अब इससे क्या होगा कि ये जो हमारा नंबर वाला सेल है ना वो यहाँ पर 3 कॉलम की स्पेस को कवर करेगा। अगर इसके अंदर हम यहाँ पर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 कॉलम जितने स्पेस को कवर करेगा। मतलब कि यहाँ पर कॉल स्पान के अंदर यहाँ पर जितने भी वैल्यू को पास करते हैं वो उतनी कॉलम की स्पेस को कवर करता है। तो चलो मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ, तो देखो ये जो हमारा नंबर वाला सेल है ना वो यहाँ पर 3 कॉलम की स्पेस को कवर कर रहा है और फिलहाल के लिए यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, तो इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं रोज पान के बारे में। तो इसे समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और कॉलम को क्रिएट करता हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पर एक और टीएच टैग बना देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल। उसके बाद ये जो हमारी दूसरी रो है ना उसके अंदर मैं यहाँ पर टीडी टैग को यूज करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 710। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो सेल है ना वो यहाँ पर दूसरी, तीसरी और चौथी यहाँ पर 3 रो की स्पेस को कवर करे। तो इसके लिए यहाँ पर रोज पान को यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टडी के अंदर यहाँ पर रोज पान को यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3। तो ये सेल यहाँ पर 3 रो की स्पेस को कवर करेगा। तो चलो मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ, तो देखो अभी जो हमारा टोटल वाला सेल है ना वो यहाँ पर 3 रो की स्पेस को कवर कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर रोज पान को यूज करते हैं। तो अब ये था हमारा टेबल टैग। अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे सिमेंटिक टैग के बारे में। ओके, तो अब हम बात करते हैं सिमेंटिक टैग के बारे में। पर इससे पहले हम यहाँ पर वेबसाइट के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक इमेज को ओपन करता हूँ। तो पहला हमारा पार्ट होता है हेडर। तो हेडर के अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर लोगों को दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम टाइटल को दिखाते हैं, तो उन सभी को हम यहाँ पर हेडर के अंदर दिखाते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है हमारा नेबर।
तो नेम बार के अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्लिकेबल टेक्स्ट को ऐड करते हैं। मतलब कि देखो, अगर यूज़र यहाँ पर अबाउट के ऊपर क्लिक करेगा, तो यहाँ पर अबाउट वाला पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे होता है ना, उसे हम यहाँ पर फुटर कहते हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पर कॉपीराइट वाली चीज़ ऐड करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक को भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इसे यहाँ पर फुटर कहा जाता है और बीच में हमारा मेन कंटेंट होता है। ओके, तो चलो वो हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ। तो अभी जो सिमेंटिक टैग होते हैं ना, वो हमारे एचटीएमएल फाइल के एलिमेंट्स होते हैं। इसे यूज़ करने के यहाँ पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट होता है कि इससे हमारी जो वेबसाइट होती है ना, वो यहाँ पर एसईओ फ्रेंडली बनती है। दूसरा बेनिफिट ये है कि इससे हमारा जो कोड होता है ना, वो यहाँ पर मीनिंगफुल बनता है। इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर प्यार से मीनिंगफुल टेक्स्ट भी कहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम यहाँ पर हेडर को बनाना है, तो उसे हम यहाँ पर डिव टैग को यूज़ करके भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। पर HTML5 के अंदर हमारा हेडर नाम का एक सिमेंटिक टैग होता है। इसे यूज़ करके हम यहाँ पर हेडर को बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो कोड होता है ना, वो यहाँ पर मीनिंगफुल बनता है और हमारे ब्राउज़र को भी पता चलता है कि ये हमारा हेडर वाला पार्ट है। तो इससे यहाँ पर एसईओ भी इम्प्रूव होता है। तो चलो अब हम यहाँ पर एक-एक करके सभी सिमेंटिक टैग की बात करते हैं। तो पहला हमारा टैग होता है हेडर टैग। ओके, तो मैं यहाँ पर हेडर टैग बना देता हूँ। तो इसे यूज़ करके हम यहाँ पर हेडर को क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एच1 टैग बना देता हूँ और यहाँ पे टाइटल के अंदर लिखता हूँ HTML सिमेंटिक टैग। ओके, इस टाइप से मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ। तो अब इसके अंदर हम यहाँ पर लोगो को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर टाइटल को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट हम यहाँ पर नेम बार को भी हम यहाँ पर हेडर टैग के अंदर बना सकते हैं। तो नेम बार को बनाने के लिए यहाँ पे एक टैग होता है जिसका नाम है यहाँ पर नेम टैग। तो इसके अंदर यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिकेबल टेक्स्ट को ऐड करते हैं। तो उसके अंदर यहाँ पर ए टैग को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ होम। तो जब इसे यहाँ पर होम के ऊपर क्लिक करेगा, तो यहाँ पर होम पेज को दिखाएंगे। तो होम पेज तो हमारा डिफ़ॉल्ट पेज ही होने वाला है। तो इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ स्लैश। ओके, उसके अंदर यहाँ पर एक और ए टैग बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अबाउट। तो अभी मैं यहाँ पर अबाउट पेज को बनाया नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर लिंक को पास नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर नेम बार को क्रिएट करते हैं। अब इसके बाद हमारा टैग होता है जिसका नाम है यहाँ पर आर्टिकल टैग। तो ये भी हमारा एक सिमेंटिक टैग होता है। तो इसके अंदर यहाँ पर क्या करते हैं कि जब हम यहाँ पर कोई ब्लॉग टाइप की इन्फॉर्मेशन को दिखाना चाहते हैं या हम कोई न्यूज़लेटर को दिखाना चाहते हैं, तो उन सभी केस में हम यहाँ पर आर्टिकल टैग को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एच टैग बना लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉग। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर एक पी टैग बना देता हूँ। ओके, और यहाँ पर हम लॉरेम टेक्स्ट को पुट कर देते हैं। इसे मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर एक और बात, ये जो हमारा आर्टिकल टैग होता है ना, उसके अंदर भी यहाँ पर हेडर टैग को यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पेज का तो यहाँ पर हेडर होगा ही, पर इसके साथ हम यहाँ पर आर्टिकल का भी यहाँ पर एक हेडर बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर एक हेडर टैग बना देता हूँ। ओके, और अभी जो हमारा एच2 टैग है ना, इसे मैं यहाँ पर हेडर के अंदर पास कर देता हूँ। ओके, तो इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पर इसे पास कर देते हैं। अब आर्टिकल टैग के बाद हमारा एक और टैग होता है जिसका नाम है यहाँ पर सेक्शन टैग। ओके, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर सेक्शन को क्रिएट करते हैं और अब इसके अंदर भी हम यहाँ पर हेडर टैग को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक हेडर टैग बना देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक एच2 टैग बना देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ न्यू फीचर। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर एक पी टैग बना देता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर लॉरेम टेक्स्ट को पुट कर देते हैं। अब इसके बाद हमारा एक टैग होता है जिसका नाम है यहाँ पर फूटर टैग। तो यहाँ पे लिखता हूँ फूटर। तो ये भी हमारा एक सिमेंटिक टैग होता है और इसे हम यहाँ पर फूटर को क्रिएट करते हैं। अब जैसे हमारा पेज का फूटर है, इसी तरीके से हम यहाँ पर आर्टिकल टैग और सेक्शन टैग के अंदर भी यहाँ पर फूटर टैग को यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर यहाँ पर कॉपीराइट वाली चीज़ को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक पी टैग बना देता हूँ। तो अब हम यहाँ पर कॉपीराइट वाला सिंबल ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक कोड होता है। तो यहाँ पर लिखना है एंड कॉपी और इसके अंदर यहाँ पर सेमीकोलन को लगा देना है। तो इससे हमारा कॉपीराइट वाला साइन यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखता हूँ ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ओके, तो चलो मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ। तो देखो हमने यहाँ पर जो कॉपीराइट वाला लिखा था ना, वो यहाँ पर आ चुका है और इसके साथ हमने यहाँ पर दूसरे सिमेंटिक टैग को यूज़ किया था, तो उनका भी यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर सिमेंटिक टैग को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक और सिमेंटिक टैग होता है जिसका नाम है यहाँ पर मेन। तो यहाँ पे मैं हेडर के बाद यहाँ पर मेन टैग बना देता हूँ। हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जब हेडर बना देते हैं, उसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट कोड होता है ना, उसे हम यहाँ पर मेन के अंदर लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आर्टिकल टैग और यहाँ पर सेक्शन टैग बनाया है, तो उसे हम यहाँ पर मेन के अंदर लिखते हैं। तो इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और अब इसे हम यहाँ पर मेन के अंदर लिख देते हैं। पहले मैं इसे यहाँ पर फॉर्मेट कर देता हूँ। ओके, अब देखो हम यहाँ पर अबाउट पेज को क्रिएट नहीं किया है, तो अगर हमारे पास यहाँ पर लिंक नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एचटीएमएल के अंदर यहाँ पर हैश को पास कर देते हैं। ओके, अब देखो अगर हम यहाँ पर सिमेंटिक टैग को यूज़ ना करें और उसकी जगह पे हम यहाँ पर डिव टैग को यूज़ करें, तो फिर भी हमारा कोड यहाँ पर ठीक से वर्क करता है। पर इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि इससे हमारा जो कोड होता है ना, वो यहाँ पर बहुत ही मैसी हो जाता है और एसईओ की पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पर ठीक नहीं होता है। जबकि हम यहाँ पर सिमेंटिक टैग को यूज़ करें, तो हमारा जो कोड होता है ना, वो यहाँ पर मीनिंगफुल बनता है और इसके साथ इसका एसईओ भी यहाँ पर इम्प्रूव होता है।
इसलिए हम यहाँ पर सिमेंटिक टैग को यूज़ करते हैं। ओके, सो गाइस अब यहाँ पर हमारा HTML का वन शॉट कंप्लीट होता है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।